Hello everyone. In the last class, we have started with the first topic of Unit 3, which is a particle in one-dimensional box. In this, what we have taken? We have considered a free particle that is confined in a one-dimensional box. That particle is free, so its potential energy will be zero. So what we did in the last class, first we wrote the time independent Schrodinger wave equation. ठीक है? Then what we did, then we found the solution of the time independent Schrodinger wave equation. Then we found the values of the constants A and B using the boundary conditions imposed on psi. Then we obtained psi is equal to C sine n pi x upon A, where n is going from 1, 2, 3 and so on. Then we normalized the wave function and the normalization constant C came out to be under root 2 upon A. So we obtained the normalized wave function for the particle in the box as psi nx equal to under root 2 upon A sine n pi x upon A, where n is going from 1, 2, 3 and so on. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था that why we have not taken n to be 0, क्योंकि अगर हम n को 0 लेंगे तो psi 0 हो जाएगा. अगर psi ही 0 हो गया या n को अगर हम 0 लेंगे तो टोटल एनर्जी जो है पार्टिकल की वो ही 0 हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी 0 है. अगर टोटल एनर्जी 0 हो गई दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0 है. दैट मीन्स पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है. अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, कोई मोशन ही नहीं हो रहा पार्टिकल का, तो एक रेस्ट सिस्टम को स्टडी करने का कोई सेंस नहीं बनता. So we cannot take n to be 0 and should start from 1. So this was the wave function that we obtained for a particle moving inside the one-dimensional box. Here what is n? N is basically depicting the various energy states. Now we are saying when n is equal to 1, that is when the particle is in the lowest energy state. When the particle is in the ground state, तो उसका जो आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा? psi 1 x is under root 2 upon A sin pi x by A. Similarly, for the first excited state, when n is equal to 2, the wave function is psi 2x. For n equal to n, for any n, the wave function is psi n x. Now see this figure 2.02. Here the wave functions are plotted for n is equal to 1, 2 and 3. वेव फंक्शन बेसिकली हमें इन टर्न क्या बताता है? पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी. तो सबसे पहले हम देखते हैं जब n1 है, लेंथ कितनी है बॉक्स की? a है. तो दिस इज अलोंग द x एक्सिस. लेट्स से x, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल टू 0. दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल टू a. तो जब x 0 है, हमारे हिसाब से जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी थी, जब x 0 था और a था, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है. पार्टिकल जो है वो बॉक्स को क्रॉस करके बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता, जो हमने सिस्टम कंसीडर किया है. इसका मतलब जब x 0 और a है तो वेव फंक्शन जो है वो 0 होना चाहिए. वहां पर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकता. तो यहाँ पर जब मैं x को 0 पुट करूंगी तो साइन 0 0 होता है, तो साइन 1 x 0 होगा फॉर x इज इक्वल टू 0. सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू a, यहाँ पर अगर मैं a पुट करती हूँ तो a कैंसल आउट होगा फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड वी गेट साइन पाई, एंड वी नो साइन पाई इज 0. तो साइन 1 a इज अगेन 0. तो साइन 1 x जो है उसको जो प्लॉट किया है वो इस तरीके से आया है. x इज इक्वल टू 0 पर वो 0 है, x इज इक्वल टू a पर वो 0 है. अब देखते हैं x इज इक्वल टू a बाई 2 पर इसकी क्या वैल्यू है. जब यहाँ पर मैं x को सब्स्टिट्यूट करूंगी a अपॉन 2, तो a से a कैंसल आउट होगा एंड इट विल बिकम साइन पाई बाय 2, एंड साइन पाई बाय 2 इज 1. तो साइन 1 x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन a, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 1 x. और ये साइन फंक्शन है
तो दिस विल मूव एज अ साइन वेव। तो हमें ये वेव मिला फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बताता है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पे पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, x इज इक्वल टू a अपॉन 2 पे पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं x पर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है psi1 x की। ठीक है। सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 2, जब x 0 है और x a है, तब हर केस में psi की वैल्यू 0 होगी। जब x को हमने 0 पुट किया, साइन 0 0 होता है। x को a पुट किया तो साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो psi टू x जो है उसकी वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू a। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ psi टू x एट x इज इक्वल टू a अपॉन 2? जब x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a अपॉन 2, तो a कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट होगा एंड वी गेट साइन पाई, एंड साइन पाई इज 0। तो psi टू x जो है वो भी 0 है एट x इज इक्वल टू a अपॉन 2। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू a अपॉन 4, जब x को यहाँ पर मैं a अपॉन 4 पुट करूंगी, तो a कैंसिल आउट होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, और 2 यहाँ से कैंसिल होके यहाँ बचेगा 2, a कैंसिल आउट होगा और हमें मिलेगा साइन पाई बाय 2 विच इज 1। तो psi टू x जो है उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 अपॉन a है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to a upon 4. Similarly, what will be psi to x at x is equal to 3a upon 4? जब x को मैं पुट करूंगी 3a upon 4, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 2, एंड साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1। तो psi टू x हो गया -√2 अपॉन a। और साइन फंक्शन है तो साइन वेव किस तरीके से बनेगी, 0 maximum 0, then again maximum in the negative direction and then 0. So this is how the wave packet will evolve in the first excited state. This psi is the wave function of the wave packet associated with the particle that is moving freely inside the one dimensional box. तो पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है a अपॉन 4 पर और 3 अपॉन 4 पर। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो साई स्टार साई से निकालते हैं, तो साई स्टार साई के लिए ये जो नेगेटिव कर्व है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है a अपॉन 4 और 3 अपॉन 4 पे, 3a अपॉन 4 पे, और 0 है 0 a अपॉन 2 और a पर। ठीक है। सिमिलरली psi 3x को प्लॉट किया है, ठीक है, इसको भी देख लेना, इसी तरीके से प्लॉट किया है। psi 3x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन a साइन 3 पाई x अपॉन a। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू 3 है, psi 3x पर जो हमारे प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है a अपॉन 6 पर, a अपॉन 2 पर, 5a अपॉन 6 पर, और 0 है 0 पर, 2a अपॉन 6 पर, 4a अपॉन 6 और a पर। ठीक है। तो यहाँ हमने प्लॉट किया नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन को। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे एनर्जी आइगन वैल्यूज। हमने अल्फा लेट किया था अंडर रूट 2m अपॉन h कट स्क्वायर। जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स तो एनर्जी आ जाएगी अल्फा स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन 2.09, अल्फा आया था n पाई अपॉन a। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज n पाई अपॉन a, तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज आ गई E और ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, वेयर n इज गोइंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है जब n 1 है, मतलब जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पर है, लोवेस्ट क्वांटम स्टेट पर है, तब पार्टिकल की एनर्जी क्या है, या उस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी क्या है। जब पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर है तो उसकी एनर्जी क्या है, एंड सो ऑन। तो जब n की वैल्यू 1 होगी
तो एनर्जी होगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर. सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी वैल्यू which is also known as ground state energy and this is also known as 0 point energy. जब n की वैल्यू 2 है that means in the first excited state energy हो गई E2 which is equal to 4 pi square h cut square upon 2m a square. By substituting n is equal to 2 in equation 2.14. जब n की वैल्यू 3 है दैट मीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो एनर्जी क्या है n पाई 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर और ये एनर्जी कांस्टेंट है फॉर n इज इक्वल टू 1. this is how we can plot the energy eigen values. So thus the energy of a particle in a box consists of a set of discrete values corresponding to different values of n called the quantum number. So for different values of n, we obtained different values of energy of the particle in a box. इसका मतलब क्या है? जब n is equal to 1 है पार्टिकल ये एनर्जी लेगा, जब n is equal to 2 है पार्टिकल ये एनर्जी लेगा, when n is equal to 3 है पार्टिकल ये एनर्जी लेगा. इन बिटवीन पार्टिकल की कोई एनर्जी नहीं होगी. पार्टिकल इन बिटवीन स्टेट्स पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसका मतलब जो एनर्जीज है पार्टिकल की वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है. इसको हम एनर्जी स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं या एनर्जी लेवल डायग्राम भी बोलते हैं. और ये जो गैप है E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, it is increasing as we increase the value of n. E2 माइनस E1 क्या होगा? इसको और इसको माइनस करोगे तो क्या होगा? 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर. E3 माइनस E2 करोगे तो आएगा 5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर. मतलब ये जो गैप है ये गैप जो है बढ़ेगा विद इंक्रीज इन n. ठीक है. और एनर्जीज जो होंगी पार्टिकल की वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, कंटिन्यूअस नहीं होंगी. Now the set of discrete values of En corresponding to different values of n is represented in figure 2.03 which is called the energy spectrum or energy level diagram of the free particle in the box. It should be noted that all values of energies of free particle in a box are not allowed. That is, energy of a particle in a box is discrete and is quantized. क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स नहीं है. जैसे तुमने 12th स्टैंडर्ड में बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में पढ़ा था वो भी पूरा क्वांटम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी. नेक्स्ट हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल ली. अब हम पार्टिकल की निकालेंगे मोमेंटम. एनर्जी पता है तो पार्टिकल की मोमेंटम निकालना आसान है. ये फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुकी हूँ दैट E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो P आया अंडर रूट 2me. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एनर्जी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर. तो मोमेंटम क्या आया Pn n पाई h कट अपॉन a. So this is the momentum of a particle corresponding to quantum number n. तो जब n की वैल्यू 1 है तो P1 हो गया पाई h कट अपॉन a. जब n की वैल्यू 2 है तो P2 हो गया 2 पाई h कट अपॉन a. n की वैल्यू 3 है तो P3 हो गया 3 पाई h कट अपॉन a. तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी ही नहीं जो मोमेंटम है पार्टिकल की वो भी डिस्क्रीट है, वो भी क्वांटाइज्ड है. कोई कंटिन्यूअस मोमेंटम्स नहीं है पार्टिकल की. These are the quantized values. हर एक क्वांटम नंबर n के रिस्पेक्ट में एक एनर्जी की वैल्यू है और एक मोमेंटम की वैल्यू है फॉर द पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने जो सिस्टम लिया उस सिस्टम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख के उसका सोल्यूशन निकाला which gave the eigen function psi n x. फिर हमने उसको प्लॉट किया. फिर हमने वेव फंक्शन की हेल्प से एनर्जीज निकाली पार्टिकल की
और मोमेंटम निकाली, और हमने देखा जो एनर्जी है पार्टिकल की वो भी क्वांटाइज्ड है, और जो मोमेंटम है पार्टिकल की वो भी क्वांटाइज्ड है। और इसमें एक चीज तुमने नोटिस करी, जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है पार्टिकल की, वो कितनी है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a²। मिनिमम एनर्जी 0 नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल जब लोवेस्ट क्वांटम स्टेट पर है, दैट मीन्स जब ग्राउंड स्टेट पर है, तब भी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 0 नहीं होगी, नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, पार्टिकल की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है। और इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे एक बार फिर से देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नोड्स एंड एंटी नोड्स। नाउ नोड्स क्या होते हैं और एंटी नोड्स क्या होते हैं? नाउ नोड्स वो होते हैं जहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है, और एंटी नोड्स वो होते हैं जहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, और इनकी पोजीशंस निकालेंगे। इट कैन बी नोटेड फ्रॉम फिगर 2.02, जहां पर हमने वेव फंक्शंस को प्लॉट किया था। There is only one half wave for the lowest energy state called the 0 point energy, and as we move further in the successive higher energy states, half wave is added as the energy is increased by 1 step। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पे हमें हाफ वेव मिली, फिर यहाँ पर एक हाफ वेव और ऐड हो गई, यहाँ पर एक हाफ वेव फिर से और ऐड हो गई। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक हाफ वेव जो है वो ऐड होती जाएगी वेव फंक्शन के प्लॉट में। विद इन द बॉक्स ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर वेव फंक्शन कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, और ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर वेव फंक्शन मैक्सिमम निकल के आता है। तो वो पॉइंट्स जहां पर वेव फंक्शन 0 है उन्हें नोड्स कहते हैं, और वो पॉइंट्स जहां पर वेव फंक्शन मैक्सिमम है उन्हें एंटी नोड्स कहते हैं। और इनकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हमने प्लॉट किया अभी। साइन एक्स हमारे पास क्या था, √2/a साइन n पाई x अपॉन a। √2/a कांस्टेंट है, तो साइन एक्स 0 कब होगा, मतलब हम निकाल रहे हैं नोड। नोड कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, नोड वहां होंगे जहां साइन एक्स 0 है। साइन एक्स 0 होने का मतलब क्या है, साइन n पाई x अपॉन a 0 होगा। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, p पाई पे, where p is going from 0 1 2 so on up to n। जब साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होगा, साइन 2 पाई 0 होगा, साइन 3 पाई 0 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट मीन्स साइन एक्स 0 कब होगा, व्हेन n पाई x अपॉन a p पाई के इक्वल होगा। दैट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू pa अपॉन n। नाउ nth क्वांटम स्टेट पर नोड्स कब अकर होंगे, एक तो हमें पता है x इज इक्वल टू 0 पर एक नोड बनता ही बनता है, और एक नोड बनता है x इज इक्वल टू a पर। तो नोड्स हमारे पास बनेंगे x इज इक्वल टू 0, a बाय n, 2a बाय n, 3a बाय n, so on up to na upon n, that means equal to a। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशंस आई हैं नोड्स की, जहां पर p की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से n तक। n तक क्यों लेंगे, क्योंकि n पर आकर x a के इक्वल हो जाएगा, जो मैक्सिमम लेंथ है बॉक्स की। हम बॉक्स की अगर लेंथ के आगे जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉक्स के बाहर तो पार्टिकल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जब p 0 है x 0 हो गया, जब p 1 है x a बाय n हो गया, जब p 2 है x 2a बाय n हो गया, जब p n है तो x जो है na अपॉन n, दैट मीन्स a हो गया। तो अब n के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट लोकेशंस फाइंड कर सकते हैं नोड्स की। जब n 1 है, हमें यहाँ पता है जब n 1 है कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं, एक एंटी नोड है। ठीक है, और कहाँ पर है नोड 0 और a पर। अब यहाँ पर पुट करो n की वैल्यू को 1 0 1 पुट करो, a हो गया, मैक्सिमम लेंथ a है, तो 0 और a जो है दो नोड्स की पोजीशन मिली। जब n की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करो, 0
a अपॉन 2, 2a अपॉन 2 क्या हो गया a, तो यहाँ पर खत्म हो गई लेंथ बॉक्स की, तो x की वैल्यू 0, a/2 और a, इन तीन जगह पे नोड्स मिलेंगे जब n2 है। यहाँ देखो जब n2 है हमें तीन जगह नोड्स मिले, 0 पे, a/2 पर और a पर। सिमिलरली जब n की वैल्यू 3 है तो नोड्स कहाँ पे मिलेंगे, 0, a अपॉन 3, 2a अपॉन 3, 3a अपॉन 3। ठीक है, तो 0, a अपॉन 3, 2a अपॉन 3, 3a अपॉन 3 इज a ओनली। तो हमारे पास कितने नोड्स आए, 4। यहाँ देखो n जब 3 है कितने नोड्स हैं, 4 है, एक 0 पर है, एक a अपॉन 3 पर है, एक 2a अपॉन 3 पर है और एक a पर है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली वी कैन फाइंड द पोजीशंस ऑफ एंटीनोड्स। एंटीनोड्स वो पोजीशन होती है जहां साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, √2 अपॉन ए साइन n पाई एक्स अपॉन ए। साइन n पाई एक्स अपॉन ए जब +1 है या -1 है तो साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। +1 है तो अपर हाफ में मैक्सिमम है, -1 है तो लोअर हाफ पे मैक्सिमम है। ठीक है, और साइन की वैल्यू +-1 कब होती है, sin π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। तो जब sin n पाई x अपॉन a इक्वल होगा sin 2p + 1 into π/2 के, that means when n pi x upon a is 2p + 1 π/2, where p is going from 0, 1, 2 and so on, तब हमारे पास पोजीशंस आएंगी एंटी नोड्स की। तो कहाँ कहाँ पर एंटी नोड्स एग्जिस्ट करते हैं, जब x होगा 2p + 1 into a upon 2n, तो x की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, a upon 2n, 3a upon 2n, 5a upon 2n। a upon 2n कब आएगा, जब p को हम 0 पुट कर रहे हैं। 3a upon 2n कब आएगा, जब p को 1 पुट कर रहे हैं। p को 2 पुट करेंगे तो 5a upon 2n आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ जब n 1 है तो एंटी नोड्स कैसे निकालोगे, यहाँ 1 पुट करो, x क्या आ गया, a अपॉन 2। ठीक है, तो x a अपॉन 2 पर हमारे पास एक एंटी नोड निकल के आता है, जो हमने प्लॉट में भी देखा है। ठीक है, और n इज इक्वल टू 2 पे दो एंटी नोड्स है, a/4 और 3a/4 पर। तो यहाँ पर पुट करो, जब n की वैल्यू 2 है तो a अपॉन 2 आया, a अपॉन 4 आया, 3a अपॉन 4 आया। ठीक है, तो हमारे पास दो एंटी नोड्स है, a अपॉन 4 और 3a अपॉन 4 पे। उसके नेक्स्ट वैल्यू पे तो वैल्यू ही a से ज्यादा हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ जो है बॉक्स की वो a है। ठीक है, नाउ सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, positions of nodes and anti nodes। तो हमारे पास we have total n nodes and n minus 1 nodes, excluding two permanent nodes at 0 and a in the box corresponding to nth quantum state। तो अगर मैं suppose n is equal to 2 ले रही हूँ, n is equal to 2 पर मेरे पास 2 एंटी नोड्स होने चाहिए और 1 नोड होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, n is equal to 2 पर मेरे पास 2 एंटी नोड्स होने चाहिए और 1 नोड होना चाहिए। x is equal to 0 और a पर तो है ही है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, excluding two permanent nodes। So a node represents a point of zero probability density, whereas an antinode is a point of maximum probability density। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का, वो है जीरो पॉइंट एनर्जी, जो मैं ऑलरेडी पहले इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। जीरो पॉइंट एनर्जी वो एनर्जी होती है पार्टिकल की जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पर होता है। इन जनरल nth क्वांटम स्टेट पर पार्टिकल की एनर्जी ये है। n को हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने n को 0 लिया तो वेव फंक्शन 0 है। वेव फंक्शन 0 होने का मतलब है पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बॉक्स के अंदर 0 है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि पार्टिकल जो है वो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है एंड इट इज मूविंग फ्रीली इनसाइड द
बॉक्स, वो बॉक्स के बाहर नहीं है बट बॉक्स के अंदर तो है ही है, तो n वी कैन नॉट टेक टू बी 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है, इट कैन बी 1. तो state corresponding to n is equal to 1 is called the ground state, and the energy of the particle in the ground state or in the lowest energy state is pi square h square upon 2m a square, which is also known as the ground state energy or the 0 point energy of the particle in the box. Even if the temperature inside the box falls to 0 Kelvin, कितना भी कम टेम्परेचर हो जाए और पार्टिकल की एनर्जी 0 नहीं होगी. पार्टिकल की जो एनर्जी है वो नॉन जीरो है, विच इज पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर. ठीक है, और अगर हमारे पास जो बॉक्स के अंदर पार्टिकल है वो हैवी पार्टिकल है तो उसका मास ज्यादा होगा, और अगर जो हम बॉक्स ले रहे हैं उसकी हम लेंथ भी ज्यादा लें, दैट मीन्स a इज लार्ज. ठीक है, तो उस केस में जब m भी ज्यादा है और a भी ज्यादा है इन द डिनोमिनेटर, देन उस केस में हम कह सकते हैं कि जो 0 पॉइंट एनर्जी है इट इज अप्रोचिंग टू 0 बट इट इज नॉट 0. ठीक है, कम हो रही है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 बट नॉट 0. द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, 0 point energy of a particle in the box cannot be 0. It has the minimum value pi square h cut square upon 2ma square, and this value is independent of temperature. इस पूरे pi square h cut square upon 2ma square में कहीं temperature की term नहीं आ रही, so this energy value is temperature independent and it depends upon the mass of the particle and the length of the box. h cut तो constant है h upon 2 pi where h is the Planck's constant. ठीक है, तो अब मैं समराइज करके बता रही हूँ. पार्टिकल इन अ बॉक्स में हमने एक सिस्टम लिया जिसमें पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है. फिर हमने इक्वेशन लिखी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, फिर उसका सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन से हमें साई एक्स मिला, फिर बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हमने साई एन एक्स निकाला विच केम आउट टू बी c sin n pi x upon a, और यहाँ पर हमने देखा n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n starts from 1 2 3 and so on. फिर हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया और हमारे पास नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन आया अंडर रूट 2 अपॉन a sin n pi x upon a. So for different values of n we plotted the wave function for the particle in the box. उसके बाद हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाली और मोमेंटम निकाली, और हमने देखा जो एनर्जी है पार्टिकल की वो भी क्वांटाइज्ड है और जो मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है. पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम डिस्क्रीट होंगी, कंटिन्यूअस नहीं होंगी. फिर हमने नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन निकाली बाय कंसीडरिंग the concept that a node is a point where the wave function is 0 and the antinode is a point where the wave function is maximum. तो साइन एक्स को 0 पुट करके हमने नोड्स की पोजीशन निकाली, और फॉर मैक्सिमम साइन एक्स हमने एंटी नोड्स की पोजीशन निकाली, और हमने देखा फॉर अ पर्टिकुलर nth क्वांटम स्टेट हमें n एंटी नोड्स मिलते हैं और n-1 नोड्स मिलते हैं, एक्सक्लूडिंग टू परमानेंट नोड्स x is equal to 0 and x is equal to a. फिर हमने देखा व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी. 0 पॉइंट एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी और द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द बॉक्स which is temperature independent and depends upon the mass of the particle and the size of the box. Now in the next class we'll start with the next very important topic of unit 3 which is one dimensional potential step or single step barrier. यूनिट 3 में सिर्फ 3 ही डेरिवेशंस हैं और ये तीनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में तीनों डेरिवेशंस में से कोई भी एक डेरिवेशन पक्का आएगी.